नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक नया टॉपिक गुप्तकाल लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। गुप्तकाल का अपना जो टॉपिक है, रीट एवं स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संपूर्ण गुप्तकाल है आपका इस एक ही वीडियो में मैंने शामिल कर लिया है। पहले पूरी डिटेल आएगी और अंत में कुछ प्रश्न है। तो देखिए साथियों, गुप्त साम्राज्य का जो काल था 275 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का यानी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इसका वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। अब इसके शासक देखिए कुछ, चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 या 20 से 335 तक थे, समुद्रगुप्त 335 से 75 ईस्वी तक, रामगुप्त 375 से 380 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक, कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक और स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। ये गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो साथियों माने जाते हैं। इनका जो शासन काल है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक तो संस्थापक श्रीगुप्त है और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की गई थी और इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस उपलक्ष्य में राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम से जुड़े हुए। गुप्त संवत चलाया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी वंश की राजकुमारी से कुमार देवी थी उनसे इन्होंने विवाह किया और इस उपलक्ष्य में राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। ये चंद्रगुप्त के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब 2 नंबर देखिए समुद्रगुप्त। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो प्रश्न बन सकता है, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा? समुद्रगुप्त ने कहा, विंसेंट स्मिथ ने कहा है। और प्रयाग प्रशस्ति में 100 युद्धों का विजेता भी समुद्रगुप्त को कहा गया है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। इनकी उपाधियां देखिए, अप्रतिरथ, सर्वराजोच्छेता, पराक्रमांक, अश्वमेध पराक्रम, ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। एक अच्छा रचनाकार होने के कारण कविराज की उपाधि भी प्राप्त होती है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। आगे देखिए साथियों, समुद्रगुप्त वीणा बजाने में सिद्धस्त था, उसके सिक्कों से ये जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी प्रयाग प्रशस्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के जानकारी मिलती है और ये हरिसेन द्वारा लिखित है संस्कृत भाषा में। मूलतः यह अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर लिखित है जिसे अकबर इलाहाबाद लेकर आया था। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख था उस पर लिखी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साथियों ये आपके लिए। समुद्रगुप्त ने लगभग संपूर्ण भारत को जीता तथा अलग अलग नीतियों के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत बनाया। अब इसकी नीतियां देखिए। पहली है प्रसभोधरण नीति। उत्तर भारत के राजवंशों को समूल नष्ट करने की जो नीति थी वो प्रसभोधरण नीति थी। दूसरी है ग्रहण मोक्षानुग्रह। दक्षिण भारत के शासकों को पराजित करके उन पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने के स्थान पर राज्य लौटा देने तथा निश्चित कर प्राप्त करने की नीति है वो आपकी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति थी। तीसरी देखिए आत्मनिवेदन या कन्योपायन नीति। ये विदेशी जातियों जैसे शक कुषाण के विरुद्ध अपनाई गई जो नीति थी वो दोस्तों क्या थी? आत्मनिवेदन या कन्योपायन नीति थी। आगे देखिए साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि यहाँ परम भागवत व विक्रमादित्य। इनके दरबार में नवरत्न थे। जैसे अकबर के नवरत्न प्रसिद्ध माने जाते हैं वैसे गुप्त काल में इसके भी माने जाते हैं। कौन कौन से थे साथियों? क्षपणक जो ज्योतिष से संबंधित था, शंकु स्थापत्य से संबंधित था, घटकर पर यह ज्ञात नहीं, पता नहीं किससे संबंधित था, वेताल भट्ट जादूगर, अमर सिंह व्याकरणाचार्य, कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध रचनाकार, धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित थे, वराहमिहिर ज्योतिष से संबंधित थे, वररुचि संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे।
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी है ये आपके लिए। आगे देखिए, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। वो 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं देखो, 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 खंड काव्य। 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, कुमार संभव एवं रघुवंश इनके महाकाव्य हैं। खंड काव्य ऋतु संहार एवं मेघदूत ये इनके खंड काव्य माने जाते हैं। नाटक हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम व अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे देखिए, नोट विशेष तथ्य है, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सर्वाधिक सिक्के बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए थे। तो ये कालिदास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे देखिए साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ अभिलेख हैं। सांची का अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, मथुरा का अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है, उदयगिरी का अभिलेख जो उड़ीसा में है, और महरौली लोह स्तंभ लेख ये दिल्ली है। ये चारों ही जो अभिलेख हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल का एक प्रतापी शासक माना जाता है उससे संबंधित हैं। आगे देखिए साथियों, कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का प्रथम शासक जो शैव संप्रदाय का अनुयायी था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए। इसने गरुड़ के स्थान पर मयूर को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। सिक्के इनके थे वो मयूर प्रकार के थे, और इनके प्रसिद्ध अभिलेख हैं वो आपके विल्सड या जिसका नाम भिलसड भी मिलता है, यह अभिलेख उत्तर प्रदेश में था। तो ये कुमारगुप्त प्रथम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शैव संप्रदाय का प्रथम अनुयायी गुप्त वंश का था। सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं वो भी कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित। आगे देखिए, स्कंदगुप्त। हुनों को पराजित करने के कारण हुनारी की उपाधि धारण की, और स्कंदगुप्त ने नई राजधानी अयोध्या को बनाया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है गुप्त वंश में। नोट, सुदर्शन झील के संबंध में संपूर्ण जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, नोट लगाकर मैंने लिखा है। भारत में यह संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक का नाम एक साथ प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त के संबंध में जानकारी मुख्यतः 2 अभिलेखों से प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख व बीतरी स्तंभ लेख जो उत्तर प्रदेश में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपके लिए। आगे देखिए साथियों, भानुगुप्त। 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस अभिलेख के अनुसार भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। और नोट लगा के लिखा है, विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साथियों ये। अब देखिए, गुप्त काल का प्रशासन था वो कैसा था। इनकी प्रशासनिक इकाइयाँ देश जिसका मुखिया राजा या गोपा कहलाता, भुक्ति जो एक प्रांत होता था उसका मुखिया था उपरीक या भुक्तिपति, आहार या विषय जो जिला होता था उसका मुखिया था विषयपति, विधि तहसील विधिपति, पेट ग्राम समूह है जिसका मुखिया पेटपति, और ग्राम जिसका मुखिया मैत्र माना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए, गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुवाधिकरणिक ये भू राजस्व संग्रह करता। भांडागारिक इसका मुखिया कोषाध्यक्ष होता था। रण भांडागारिक ये युद्ध के सामान से संबंधित अधिकारी था। कर्णिक ये लिपिक था। गोलमिक वन प्रदेश से संबंधित था। सोलकिक बिक्री या चुंगी से संबंधित था। महाबलाधिकृत ये प्रमुख सेनापति था। महाप्रतिहार ये महलों की सुरक्षा एवं व्यवस्था से संबंधित था। दंडपाशिक पुलिस अधिकारी। महादंड नायक ये मुख्य न्यायाधीश था। कुमारामात्य ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। अग्रहारिक दान विभाग का प्रमुख था। महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति वर्तमान में विदेश मंत्री के समान इनका पद था। महाअक्षपटलिक आय व्यय से संबंधित था। और विनय स्थिति स्थापक ये शिक्षा एवं धर्म से संबंधित था। बड़ी स्लाइड है साथियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको देख सकते हैं, मतलब इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, गुप्त काल के सिक्के।
सोने के सिक्के दिनार कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत पूछा हुआ है। सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। चांदी के सिक्के रूपक या रुयक कहलाते थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त राज दरबार में आया था। यह चीनी यात्री था। इसने भारत को ब्राह्मणों का देश कहा। महत्वपूर्ण तथ्य है, फाहियान से संबंधित जुड़ा हुआ है ये। आगे देखिए गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। वासुल जिसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। भारवी किरातार्जुनियम जिसमें 18 सर्ग हैं। भट्टी के द्वारा भट्टी काव्य जिसका दूसरा नाम रावणवध है, इसमें 22 सर्ग थे। और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र तो काफ़ी प्रसिद्ध माना गया। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से हैं देखो, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षा कारित्व। ये पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का है, इसके 5 भाग माने गए हैं। आगे देखिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अमर सिंह के द्वारा रचित अमरकोश, दंडी के द्वारा रचित 10 कुमार चरित और काव्यादर्श, सिद्धसेन ने न्यायावतार और वातायन ने कामसूत्र, चंद्र गोविंद के द्वारा चंद्र व्याकरण लिखी गई। अमरकोश को संस्कृत भाषा का विश्वकोश कहा जाता है, जो अमर सिंह द्वारा रचित है। आगे देखिए कुछ नाटक हैं। गुप्तकालीन नाटक एवं नाटककार। कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक लिखे गए हैं। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम। शूद्रक के द्वारा मृच कटिकम नाटक लिखा गया। भास के द्वारा स्वपन वासवदत्त और प्रति योगंधर और चारुदत्त, ये गुप्त काल के प्रमुख प्रसिद्ध नाटक थे। अब देखिए गुप्त काल में विज्ञान से जुड़े हुए तथ्य। आर्यभट्ट वैज्ञानिक हुए, जन्म 476 ईस्वी, कुसुमपुर पाटलिपुत्र में। इनकी पुस्तकें हैं आर्यभट्टियम व सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट ने पाई का निश्चित मान 3.141 बताया और दशमलव की खोज की। सूर्य व चंद्रग्रहण की स्थिति भी आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया। ब्रह्मगुप्त ने भीनवाल जालौर में इनका जन्म हुआ। इनकी पुस्तकें ब्रह्म सिद्धांत, वेदांग, ज्योतिष, खंड खादक। वरामिर जन्म अवंती में, पुस्तकें पंच सिद्धांतिका, उरिय जातक इत्यादि हैं दोस्तों। अब देखिए भास्कर प्रथम, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं महाभास्करीय, लघु भास्करीय और भाष्य, जिसका दूसरा नाम श्री भाष्य है। पालकाप्य के द्वारा रचित पुस्तक हस्तायुर्वेद, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित थी। वाग्भट, जिसने पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदय। नोट लगा के क्या लिखा गया है, अपनी धुरी पर गोल पृथ्वी का घूमना और चंद्रमा पर पृथ्वी का छाया पड़ने से ग्रहण लगना, ये घोषणा आर्यभट्ट ने ही की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साथी ये। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन या तथ्य। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन का लोह शास्त्र महत्वपूर्ण रचना है। नागार्जुन द्वारा पारी की खोज इस युग की महत्वपूर्ण देन है। धातु विज्ञान के क्षेत्र में महरौली का लोह स्तंभ और बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी तांबे की प्रतिमा धातु कौशल के अभूतपूर्व नमूने हैं। वराहमिर ने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक और पोलिस नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तीनों ही तथ्य हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए कला व स्थापत्य। गुप्तकालीन कला व स्थापत्य कला। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल से माना जाता है। इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनाई जाती थी। गुप्तकालीन मंदिरों के पार्श्वों यानी किनारों पर गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियां बनी होती थी। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा शिखर है। संभवतः मंदिर निर्माण में शिखर का यह पहला प्रयोग माना गया है। तो देवगढ़ दशावतार का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, वो गुप्त काल का माना जाता है। आगे देखिए साथियों, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में 4 मंडपों का प्रयोग हुआ है। वीरसेन जो चंद्रगुप्त का सेनापति था, इनके द्वारा बनाया गया उदयगिरी का गुहा मंदिर, जिसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित है, इस काल का श्रेष्ठ स्मारक है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। गुप्तकालीन मंदिरों की छतें प्राय सपाट बनाई जाती थी, लेकिन शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के अवशेष भी मिले हैं। तीनों ही तथ्य हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। तो कौन कौन से मंदिर हैं? एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ उनका संबंधित स्थल। शिव मंदिर भूमरा खोया नागौद में है। ये
दशावतार मंदिर है देवगढ़ झांसी में है, लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर छत्तीसगढ़ में है, ईंटों का मंदिर जो भीतरगांव कानपुर में है, पार्वती मंदिर जो नचना कुठार मध्य प्रदेश में है, और धमेक स्तूप ये सारनाथ में। ये गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसमें दशावतार का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, ईंटों का मंदिर है। ये तीनों मंदिर एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। अब देखिए गुप्तकालीन मूर्ति कला। गुप्त काल में मथुरा, पाटलिपुत्र एवं सारनाथ मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों में सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज की 7.5 फीट ऊंची तांबे की बुद्ध मूर्ति सबसे उल्लेखनीय है। भगवान शिव के एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थापित है। दशावतार का मंदिर विष्णु मंदिर होता है साथियों। आगे देखिए, अब विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, गुप्त काल में भारत किसके निर्माण में यूरोप से आगे था? विशाल जलयान। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर किस स्थान से प्राप्त हुआ? भीतरगांव कानपुर से हुआ। फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों ही प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने वही शामिल किए हैं जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4 देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सामने। किस एक अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुणों के आक्रमण का उल्लेख है? तो ये भीतरी अभिलेख में। किस एक राजवंश के काल में संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो ये गुप्त वंश में मिलता है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये उदयगिरी का गुहा अभिलेख था, वहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री जो वीरसेन है उसकी जानकारी मिलते हैं। तो ये भी तीनों प्रश्न 4, 5 और 6 ये भी परीक्षा में पूछे हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए साथियों, किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई? तो असाधारण उन्नति चित्रकला में हुई। किस गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए? कुमारगुप्त के प्राप्त हुए। कौन सा गुप्त राजा गायक और कवि था तथा सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो वो समुद्रगुप्त था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के बयाना जो भरतपुर में है वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ 10 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण है, अलग अलग भर्ती में पूछे हुए हैं। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा? गुप्त काल का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। धन्यवाद साथियों।